हेलो एवरीवन। जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज से ये हम लोग की नई सीरीज है AKTU मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे। अभी तक AKTU के 2 सालों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उन्होंने सेट किया है, लेकिन इस बार उन्होंने पूरे ड्यू टू पैंडेमिक सिचुएशन को देखते हुए ऑब्जेक्टिव पैटर्न सेट किया है। 50 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अभी इस तरह का मटेरियल यूट्यूब पे नहीं है। आप सभी के लिए ये है कि हम कुछ सेट्स लाए हैं। ये पार्ट 1 है जिसमें अराउंड अबाउट 50 क्वेश्चंस। इस तरह 300 क्वेश्चंस का एक सेट होगा जो पार्ट वाइज आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा यूनिट 1 में। दिस इज ये प्लानिंग है जिसके तहत आप लोग वर्कआउट करिए, अपनी प्रैक्टिस देखिए कितना आप लोग ने कर लिया। लेकिन एक मेरा सजेशन है कि आप कोर्स सिलेबस और कंटेंट को पहले खत्म करिए, क्योंकि आप मल्टीपल क्वेश्चंस को कितना रट सकते हैं, कोई ये रटने वाला नहीं। जब तक आपको सिलेबस नहीं कायदे से आ रहा होगा या सिलेबस को आपने रीड आउट नहीं किया होगा तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ नहीं बढ़ सकते। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर सीरीज। होप कि इसी से बहुत अच्छा हम लोग का कंटेंट होगा और आपको बेनिफिट मिलेगा एग्जाम पॉइंट व्यू से। हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपने कुछ क्वेश्चंस के जो सेट है, ये हमारी एक सीरीज चलेगी। लेट्स स्टार्ट दैट पर्टिकुलर टॉपिक। वन क्वेश्चन, Which of the following statement is correct? कौन सा statement correct है? A force is an agent which produce or tends to produce a motion, or a force is an agent which stop or tends to stop a motion. A force may balance given a number of force acting on a body and both A and B. आपको मैंने बताया था फोर्स क्या है। फोर्स इज एन एजेंट, एक प्रकार का माध्यम है जो प्रोड्यूस करता है मोशन को, और मोशन कर भी सकता है स्टॉप दी मोशन। सो दैट्स दिस इज अ टेंडेंसी to stop the motion or again generate a motion. So that's why the option is this D is correct for that particular question. Option D is correct. In order to determine the effect of force acting on a body, we must know, in order to determine the effect of force acting on a body, आपको ये डिटरमाइन का इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द लाइन, हमें मालूम है कि आपका फोर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको मालूम होना चाहिए, उसका पॉइंट ऑफ एक्शन मालूम होना चाहिए, और वो नेचर मालूम होना चाहिए कि आपका पुश लग रहा है पुल लग रहा है। तो ये ऑब्जेक्टिव में आपका देखा जाए ये सही है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। सो थर्ड वन, इफ अ नंबर ऑफ फोर्स आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल, एक पार्टिकल पे नंबर ऑफ फोर्स लगते हैं, देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्स विल गिवन द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल फोर। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स, या प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिटेबिलिटी ऑफ फोर्स, या प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। देखिए इसमें क्या है कि दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स। ये कहता है हमारा कि जब नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग करते हैं किसी बॉडी पे, उनका रिजल्टेंट एक होता है, उसका प्रभाव एक होता है। दैट इज नॉट डिपेंड ऑन दी बॉडीज एक्टिंग ऑन द डिफरेंट फोर्स, वो फोर्स के ऊपर नहीं डिपेंड, लेकिन उनका रिजल्टेंट जो परिणामी होता है वो एक पे डिपेंड करता है। So that's why the option is that A is correct, the principle of physical independence। और ये सब हमने अपने जो वीडियो है जिसमें मैंने ये सब बताया हुआ है। सो फिजिकल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स आपको मालूम होना चाहिए कि इसके अंदर ये कहते हैं कि पार्टिकल पे लगने वाले सभी फोर्स का परिणाम रिजल्ट के बराबर होता है, इट नॉट डिपेंड ऑन द अदर फैक्टर। द वेक्टर मेथड, द रिजल्टेंट फोर्स इज आल्सो कॉल्ड पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्स। मतलब वेक्टर मेथड जो है for the resultant force is be incorrected, कोई वेक्टर मेथड नहीं है। पॉलीगन लॉ मेथड इज सिंपली फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस। सो ये करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगता है डेफिनेटली कहीं ना कहीं पेपर में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 5। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स P and Q एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, दो P and Q फोर्स एंगल P थीटा पे लगते हैं, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा। सो R इज इक्वल टू रूट ओवर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ साइन थीटा। सो दैट्स व्हाट साइन थीटा और कॉस थीटा, कॉस थीटा। सो दैट्स व्हाई P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। P एक फोर्स है, Q दूसरा फोर्स है, उन दोनों के बीच बनने वाले एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट किया, तो उनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos theta। So that's why this is the B आंसर यहाँ करेक्ट है, इसका B। एक नेक्स्ट, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स P and Q एक्ट इन एन एंगल अल्फा, अल्फा से एक्ट करते हैं विद अ P, देन
P और Q कोई है और उनके बीच थीटा का एंगल बना है, थीटा एंगल है, तो उनका रिजल्टेंट कहाँ लगेगा? तो आपको मालूम है टेन थीटा, आपको याद आ रहा होगा कुछ, टेन थीटा अपॉन P sin थीटा प्लस P प्लस Q cos थीटा. So that's why answer is C. Answer is C. 10 अल्फा. अल्फा इज अ रिजल्टेंट एंगल, जो एंगल बनेगा रिजल्टेंट से विथ रेफरेंस टू सम फोर्स, मतलब P फोर्स से जो बनेगा, तो दैट इज कॉल्ड Q साइन, साइन ऊपर होता है, साइन थीटा प्लस P प्लस Q cos थीटा. सो आंसर इज C इज करेक्ट. सो दैट्स व्हाई इनमें से देखा जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 और 6 और 1 and 2 वेरी इंपॉर्टेंट. सो नोट डाउन. नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट is geometrically equal to the area of triangle. कहता है कि जब मूवमेंट ऑफ फोर्स होते हैं equal to the area of the triangle whose base is a line representing the force and vertex is a point about which movement is taken. मतलब नहीं, आपको मालूम है कभी भी मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट हम लोग जब भी लेते हैं, सो दैट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस हम लोग कंसीडर करते हैं टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल से कंसीडर कर. सो इट्स आंसर इज हाफ. In a clockwise movement, we actually use wall clock in order to know the time for which the movement is applied. Wrong. Clockwise movement का मतलब ये नहीं है कि आप क्लॉक के को देख के आप मूवमेंट को कंसीडर करेंगे. नहीं, इट इज द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट. If you are considering the clockwise is positive or anti-clockwise negative, it is depend on the whether you have selected which type of the direction. So it is wrong. If a number of a coplanar force are acting simultaneously on a particle, the algebraic sum of the movement, very important question for that slide. If a number of the coplanar force, एक coplanar forces act करते हैं simultaneously on a particle, the algebraic sum of the movement of all force about any point is equal to the movement of their resultant force about same point. The principle is known as, what is the principle? That is principle of movement. That is a principle of movement, and इसका दूसरा जो नाम है वो वैरिगम थ्योरम करके नाम है, जो आपको मैंने बताया था. सो दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दैट पर्टिकुलर स्लाइड. इन अ स्टडी ऑफ लीवर वी डैश द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट. जब हम स्टडी करते हैं, इन द स्टडी ऑफ लीवर वी यूज द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, क्योंकि लीवर में हम लोग जहां से फोर्स लगाते हैं और उसका फ्लक्रम जहां पे होता है, जहां पे वो फिक्स रहता है और किस एंड पे उसको फोर्स डिलीवर्ड करना है, जस्ट लाइक शीशा जैसे हम लोग झूला झूलते थे, उसी तरीके के लीवर की वर्किंग. सो दैट इज वर्किंग ऑन द मूवमेंट प्रिंसिपल. सो इट इज वर्किंग यूज ऑफ लीवर इज यूज ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट. सो आंसर इज ए इज करेक्ट. इन अ कंपाउंड लीवर द leverage of the simple lever is in a compound lever the leverage of the simple lever is what? That is multiplied. In a compound lever the lever of all the simple lever is multiplied. जो भी मल्टीप्लाई कर दिए जाते हैं. So that's why the term leverage and mechanical advantage in a compound lever have got the same meaning. What is the meaning of mechanical advantage? So in the term leverage and mechanical advantage in a compound lever have got the same meaning. Agree. So that's why this is a particular question we set